मुंबई ही इनकी फैमिली रहा करती थी। बंदे का नाम था गौरव। तो ये इनका विलेज था कर्नाटका में, जो नेटिव विलेज होता है। तो जब ये शायद करीबन 4-5 साल का था तब ये, क्योंकि उससे तो बच्चे को कुछ ध्यान रहता नहीं है, तो ये अपने दादा दादी के घर पे गया हुआ था। तो इनकी जो दादा दादी थे वो वहाँ पे एक बड़ा मंदिर का टेम्पल था, मतलब मंदिर था तो शिवा टेम्पल, उसके ट्रस्टी थे वो। तो उनका घर जो था वो मंदिर में ही था, मतलब पूरा जो एरिया होता है तो मंदिर और घर एक ही जगह पर था। और गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा पाठ करने आया करते थे। तो जब ये पहुंचा तो वहाँ पर इसके साथ, इसकी एज का कोई था नहीं कि इसके साथ ही खेल पाए, तो घर में बैठा बैठा बोर होता रहता था। तो एक दिन इनके पड़ोस 1-2 ब्लॉक छोड़कर एक फैमिली रहती थी, तो वो फैमिली आई पूजा करने। तो उनकी एक बेटी थी, तो जो ऑलमोस्ट इसी की एज की थी, 4-5 साल की। तो ये देखा कि सेम एज की, तो उससे खेलने के लिए गया था, पर उसने उससे इंटरेक्ट नहीं किया, वो अपनी मम्मी के पास जाके छुप गई। तो फिर वो आके बैठ गया। फिर उसने अपने पापा से बोला कि पापा मेरे को तो वापस मुंबई ले चलो, यहाँ मेरे साथ कोई खेलने वाला है नहीं, मैं तो बड़ा बोर होता रहता हूँ। अच्छा, ये बातें हैं आप मान लो वापस से 87-86 के टाइम की, जब तक आज तक के सब जुगाड़ नहीं होते थे टाइम पास करने के, है ना। आजकल तो कोई बच्चा बोर ही नहीं हो सकता। आजकल क्या होता है, मेरी जो छोटी वाली बेटी ना, वो रात भर सोती नहीं तो रील देखती रहती है। अच्छा, क्या ही करे उनका। बच्चे भी रील देख रहे हैं। अरे बच्चे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। चुप कराने का नया तरीका मिल चुका है पेरेंट्स को भी। चलो अगर कोई रो रहा है तो फिर इसमें लोग बोलेंगे कि क्रिटिसाइज करते हैं, बट पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी के ना इतना घुस गई ना, अब आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कब तक कंट्रोल कर लोगे? आपको सुबह काम करना है ना, अभी आपके उस फेज में नहीं हो ना, इसलिए बीन देयर डन दैट वाली बात करोगे ना, बेटा करो, तुम शादी करो, बच्चे करो। तो वो रहता है। तो ऐसे खैर उस टाइम पे नहीं था, तो वो बेचारा बोर हो रहा था, बच्चा खेलने वाला ही नहीं कोई साथ में। तो उसके पापा उसको लेकर गए उस लड़की के यहाँ। अब आप जानते हो उस टाइम पे गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत होता था। तो उनकी कास्ट तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इनके दादाजी बोलते हैं कि यार तू ऐसे वहाँ पे मत लेके जाओ उसको। बोलते अरे पापा कुछ नहीं होता, क्या सब मचा के रखा आप लोगों ने। तो वो छोड़ के आता है, उसकी फैमिली से बोलते हैं कि भाई मेरा बेटा है ये, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो तो, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं, तो इसके साथ खेल लेगा, सेम एज के दोनों बच्चे। तो बोला हाँ बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है। तो ऐसे वो पापा भी वहीं रहे उसके, 2-3 घंटे में दोनों बच्चे फेमिलियर हो गए और वो साथ साथ खेलने लग गए। तो धीरे धीरे वो 10 दिन तक वहाँ पर रहे, तो रोज़ वो उसी के साथ खेलता था। तो उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो ये मान लो बचपन के वो दोस्त बन गए। अब हर साल वो आता, जब भी साल में 2 से 3 बार उनके चक्कर लगते थे, तो हर बार वो आके और पवित्रा के साथ खेला करता था। तो इसे धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। अब ये पहुंचा 10th क्लास में, तो बोर्ड्स की वजह से फिर ये गया नहीं अपने वहाँ पर। फिर 11th क्लास में शायद इसने साइंस वगैरह की स्ट्रीम ले ली थी, तो फिर से पढ़ाई का लोड। और इस तरह से बस ये अब कभी कभी लैंडलाइन फ़ोन पे बात किया करते हैं, कि बड़े हो गए थे, 96 के आसपास की बात है। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स होते थे, पर उनको अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तब नए नए आए थे। नए नए आए थे, मुझे याद है अच्छे से। उस टाइम लैंडलाइन पे लाइन लगती थी, और कैसे किसी मोहल्ले में किसी एक के यहाँ फ़ोन होता था, और कोई दूर से आपके रिश्तेदार का फ़ोन आया तो वो आके बताते कि भाई आपका फ़ोन आया, तब आप जाते थे और फिर वो बात होती थी। ऐसा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे। तो कभी कभी उनकी लैंडलाइन पे बात होती थी। तो एक बार लास्ट उनकी बात हुई थी 11th क्लास में, जब वो था, उसमें इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था, और उसने बताया ठीक है आजकल मुझे फ़ोन मत करना। तो वो भी बंदा अपने ईगो पे ले गया, और उसने भी कभी उसको दोबारा फ़ोन नहीं किया। 12th कंप्लीट हुई। 12th कंप्लीट होने के बाद फिर उसने सोचा कि अब मैं चलता हूँ गाँव, अब मैं पवित्रा से वहीं चल के बात कर लूँगा जो भी है डिस्कशन। तो वो वहाँ पहुँचता है, पहुँच के पहले अपने घर जाता है, और अपने घर जाने के बाद बैग वैग रख के सीधा दादी दादा से मिलकर सीधा वो पहुँच जाता है पवित्रा के घर की तरफ। लेकिन वहाँ जब वो पहुँचता है तो देखता है और जो घर था वो तो खंडर बन चुका था, मतलब कोई रहता नहीं है उसके अंदर। उसके आसपास के 1-2 घर जो वो भी खाली थे। तो समझ में नहीं आता, तो अपने दोस्तों के पास जाता है, जो 1-2 गाँव के बच्चे और थे, उनसे पूछते कि यार ये पवित्रा कहाँ गई। तो बोलते कि यार वो तो बहुत टाइम पहले ही चली गई यहाँ से, वो और उसकी फैमिली बेंगलोर शिफ्ट हो गए। तो बोले बेंगलोर में कहाँ? बोले यार हमको नहीं पता। फिर वो अपने घर आ गया वापस। वो सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अब उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार मुझे वापस फ़ोन कर लेना चाहिए था। तो मैंने 2 साल से कुछ बात करने की कोशिश ही नहीं की। फिर वो अपनी दादी के पास गया, तो दादी से पूछता है कि दादी ये कहाँ गई। तो बोलते बेटा वो तो बाहर चले गए यहाँ से छोड़ छाड़ के, तेरे को नहीं पता क्या? तो बोलते नहीं, बोले तेरी बात भी नहीं कभी। बोले नहीं। बोले कोई बात नहीं, छोड़, चले गए तो अब क्या कर सकते हैं। तो उसने बहुत कोशिश की बेंगलोर का एड्रेस मिल जाए, कुछ पता चल जाए, और कोई कुछ बताते नहीं था, सबका यही था। फिर एक दिन वो इनका जो मंदिर था उसी मंदिर में बैठा हुआ था। तो मंदिर में एक पुजारी थे, तो जब वो छोटा था तब से उनसे बातचीत करता था। वो इसको सिखाया करते थे पूजा पाठ करना, अलग अलग चीज़ें। तो वो पूजा कर रहे थे, उसको बैठा हुआ उनका वेट किया। वो पूजा खत्म करके बाहर आए मंदिर के बाहर, एक मंदिर के अंदर एक पट्टी बनी थी, वहाँ बैठ गए दोनों। और उसने पूछा उनसे पुजारी जी से कि पुजारी जी एक बात बताओ, ये पवित्रा कहाँ गई,
मतलब इसका आपको पता है कि बेंगलोर में कहाँ रह रहे हैं? तो पुजारी जी एक बार तो चुप हो गए, फिर बोले देख बेटा, क्योंकि बचपन से तू पवित्रा के साथ खेला है, मैंने तुम दोनों बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन पवित्रा और उसकी फैमिली की तो डेथ हो गई है। तो बोलता डेथ हो गई है? बोले हाँ, लेकिन सब लोग तो बोल रहे हैं कि वो तो बेंगलोर रहती है। तो बोले वो तो तेरे दादा दादी उन्होंने सबको बोल रखा है कि जब भी वो आएगा तो उसको ये नहीं बोलना है कि उसके साथ कुछ हो गया है, क्योंकि उसका बहुत अटैचमेंट था उससे, तो इसलिए तेरे को सब ये बोलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो बोलता है मुझे बताओ क्या सच्चाई है? तुमने बताया कि जब वो बड़ी हुई तो जब तुमने तो आना बंद कर दिया, 2-3 साल तुम नहीं आए थे, तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग अब जहाँ भी वो रहते थे तो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, लड़के थे उनके, तो वो उसको टीज़ किया करते थे। रास्ते चल रही है तो गलत जगह पर टच करना, इस तरह से छेड़ना उसको, उनकी गंदी नज़र थी उसके ऊपर। तो एक बार क्या हुआ कि वो रात के टाइम पे आ रही थी तो उसको उन्होंने छेड़ा, तो उन्होंने क्या कि पुलिस कंप्लेन कर दी। तो पुलिस कंप्लेन कर दी, उन्होंने पूरी रिपोर्ट की उनके अगेंस्ट। 2 दिन तक उनको जेल में रखा, लेकिन कोई एविडेंस था ना, छोड़ दिया। तो वो उन्होंने अपनी ईगो पे ले ली। फिर उसके बाद एक दिन रात के टाइम पर वो लड़के दोनों और उनके साथ 2 और लड़के वो इनके घर में घुसे। इनके मदर फादर को पकड़ा और उनके मुंह में कपड़े ठूंस दिए, तीनों के मुंह में, कि कोई आवाज़ नहीं आए बाहर। और फिर मदर फादर को उन्होंने पीटा जब तक वो मर नहीं गए। और उसके बाद उन सब ने पवित्रा के साथ मतलब सारा गलत काम किया, और तब तक कि बार बार जब तक कि उसकी मौत ही नहीं हो गई है। और उसके बाद घर को बंद करके वो सब चले गए। और पूरे मोहल्ले में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन तक कोई निकला नहीं, और 2-3 दिन बाद जो बदबू आना शुरू हुई तो उनका घर खोला तो देखा कि उन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और पवित्रा के शरीर पे कोई कपड़ा तक नहीं था। तो उसके बाद से फिर सब लोगों ने, पुलिस आई, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो जैसे तैसे करके वो फ्री हो गए सब लोग। तो उसके बाद से इस घर में कोई नहीं रहता है। लेकिन जब इनका सब कुछ हो गया, रिचुअल्स वगैरह इनको, तो इस घर के अंदर से अलग अलग अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। और कई बार जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने पवित्रा की आवाज़ सुनी थी कि हमने तुम सबको बुलाया लेकिन कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया। उनकी लोकल लैंग्वेज में ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे पवित्रा ही बोल रही है। तो आसपास के 1-2 घर और डर के मारे खाली छोड़ के वहाँ से निकल गए हैं। और तब से लेकर अब तक मतलब यही रहता है कि ये यहाँ कोई नहीं रहता है। बस यहाँ पर जैसे वही जो लड़के हैं गुंडे टाइप के और जो सारे थे, अब क्योंकि आसपास कोई नहीं तो वो यहाँ पे आते हैं, नशा वशा करते हैं, और ये सब है। अच्छा। और ये बेटा असली सच्चाई है। तो ये सुनते ही तो उसका तो बिल्कुल दिल बैठ गया कि यार ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। और पवित्रा को वो खो चुका है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसको समझ नहीं था कि वो क्या करे। वो गया अपने घर पे और अपने रूम में जाकर बैठकर सोचने लगा कि वो क्या करे। तो फिर उसने डिसाइड किया कि अब जो भी है वो, अच्छा सब लोग ये बोलते थे कि वो उसकी स्पिरिट जो है उसी घर में, उसी खंडर में रहती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो तो जाएगा वहाँ। अच्छा, जब से सब इंसिडेंट हुए थे उसके बाद से जैसे वहाँ पे आके वो नशेड़ी लोग सब बैठने लग गए, ये सब हुआ। और वहाँ पे क्या 1-2 डेथ्स भी हो गई थी, तो ये आएगी सामने आपको। वो जो लड़के थे वो सब भी, उनकी भी मौत हुई है, और वहीं हुई है उसी घर के अंदर। तो वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग करने लग गई थी। तो हर आधा घंटा 1 घंटे पुलिस की जिप्सी वहाँ पे आया करते, शाम को तो स्पेशली आया करती थी। और वो जो रास्ता था शाम को 5 बजे उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि जो भी वहाँ गुजर गया और उसने कभी भी किसी भी केस में इन केस पवित्रा के साथ मिसबिहेव किया हुआ था जब वो ज़िंदा थी तब, तो वो उनको पजेस कर लेती थी, ऐसा कुछ होता था। तो जो लड़के थे जिन्होंने रेप किया था और जो फिर फ्री घूम रहे थे, तो कभी ना कभी वो उस रास्ते से गुजरे हैं, और गुजरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं बचे वहाँ के पास। तो वो जो चारों थे, वो चारों की तो डेथ हो गई थी उससे, तो उन सबसे तो उसने बदला ले लिया था अपना। तो इसलिए वो घर हॉन्टेड था, और गली में रात के टाइम कोई नहीं गुजरता था। तो 5 बजे के आसपास गौरव पहुंचा वहाँ पर। तो उनका जो घर था, उसके घर के सामने एक छोटा सा पार्क था जहाँ पे वो दोनों बचपन में खेला करते थे। और उसी पार्क के एक बेंच थी, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था और उस घर को देख रहा था। फिर उसने चारों तरफ देखा कोई नहीं है, तो उस घर के अंदर चला गया जो हॉन्टेड घर था। तो घर के अंदर पहुंचा, 5-7 मिनट वो बैठा, एक जगह पर जाके बैठ गया। तो बैठते उसको एक अलग टेम्परेचर ड्रॉप फील हुआ, ठंडा सा। और फिर उसके बाद उसको आवाज़ आई कि तुमने बहुत देर कर दी गौरव आने में। तो उसको पवित्रा की आवाज़ आई। उसने चारों तरफ देखा, कोई, पहले उसका नाम बोला उसने गौरव, फिर उसने बोला कि, तो उसने चारों तरफ देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। फिर चुपचाप बैठ गया।
फिर चुपचाप बैठा तो उसको फिर से आवाज़ आती है कि गौरव ने उससे बोला कि आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाया। मुझे जब पता लगा, मतलब रोने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, इमोशनल हो गया था वो जो भी आवाज़ है उसको रिप्लाई करा था। उधर से वापस आवाज़ आती है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, उसके अंदर गलती मेरी थी कि मैंने तुमसे आर्ग्यू किया और उसके बाद दोबारा कभी तुमको कॉल नहीं किया। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज तुम यहाँ पर आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हो, क्योंकि तुम ही मेरे दोस्त थे। क्योंकि मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो पूरे गांव ने, जो भी लोग रहते थे, सब ने मुझे हमेशा उल्टा ही बोला, लेकिन तुम ही एक थे जो बचपन से मेरे साथ खेले और आज तक भी, मतलब तुम मेरे लिए यहाँ पर आकर बैठे हो। तो मैं बहुत खुश हूँ, जो हो गया वो हो गया, तुम भी उससे आगे बढ़ो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दोस्त तो रहूँगी। तो इधर से वो बोलता है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ तो मुझे आ रही है पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो बोलते जब टाइम आएगा तब तुम मुझे देख भी लोगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। तो बोलता है कि नहीं मैं तो अभी रुकूंगा। बोला नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हें खतरा हो सकता है, क्योंकि सेफ़ नहीं, पुलिस वगैरह, मतलब उसका वैसा था। तो उसने बोला कि ठीक है। उसके कहने पर वो उठ के वहाँ से चला जाता है, आता है, खूब रोता है। फिर अगले दिन वापस उन पंडित जी के पास पहुँचता है और पता करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चीज़ें हैं। तो वो पहुँचा वहाँ पर, तो उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मतलब आपने तो बता दिया कि उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उसके बाद वो जो लड़के थे जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, एक एक करके उसने उन सबको, मतलब जब भी वहाँ से गुजरे तो उनको उसने मार दिया। और कई लोगों को, मतलब जो भी उसको कुछ गलत बोलता था कभी भी, तो वो किसी न किसी फॉर्म में उनको हार्म कर देती थी। तो उसने बताया कि मैं कल गया था वहाँ पे। तो बोले तुम गए थे? बोलते हाँ, और मुझे पवित्रा की आवाज़ सुनाई थी। तो पंडित जी बोले तुम सच बोल रहे हो? तो बोलता कि मंदिर में बैठा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो बोले मैं कल गया था, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दी, मुझे तो उसने कुछ भी हार्म नहीं किया। तो उसने कहा कि वो तुमको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ही उसके एक दोस्त थे पूरे गांव के अंदर, तो तुम उसके सबसे क्लोज रहे हो, और इसलिए वो तुमको हार्म तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी तुम वहाँ मत जाओ। पता नहीं, क्योंकि वो पवित्रा नहीं ना जो थी पहले। तो उसने कहा ठीक है। इसके बाद उसने तो सुनी नहीं किसी की, अब उसने अपना ही दिनचर्या बना ली। अगले दिन वापस से वो शाम को गया, वहीं पहुंचा वापस से उस घर के अंदर, नज़र बचा के लोगों से, और वहाँ बैठ के वो स्मोक करता था। तो वो स्मोक कर रहा था बैठ के, तो जैसे वो स्मोक करके सिगरेट जलाई उसने, तो उधर से आवाज़ आती कि तुम स्मोक मत करो, सिगरेट मत पियो, और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा करके। तो उसने बुझा दी। तो बुझा दी तो फिर से उसको उसकी आवाज़ आई, दिखी तो अभी भी नहीं थी वो उसको, बस उसको आवाज़, कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से दोनों। तो उसका डिस्कशन चल रहा था। उसने बोला कि मुझे पता लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मतलब मैं उस टाइम पे नहीं था, और अब आके मुझे सच्चाई पता लगी है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो उसने बोला कि हाँ, जो होना था वो हो गया, और जिसने वो किया उनको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। और कोई भी ऐसा इंसान जिसने, जब मैं ज़िंदा थी, मेरे बारे में गलत बोला, या क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तुम्हारे लिए भी किसी ने गलत बोला, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनका नुकसान तो होगा ही होगा, मैं उनको किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो बोलता है कि नहीं, अब तो ऐसा कोई है नहीं, तुम, मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे समझ में आता कि मुझे तुम दिखते तो हो नहीं, और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ बस ये है कि मैं यहाँ आता हूँ तुमसे बात करने के लिए। और इस तरह से उनके कम्युनिकेशन हुए, बैठे वो, फिर उसने वापस से, अच्छा बीच बीच में पुलिस की जब से आते थे छुप जाता था उठ के खंडर के अंदर ही कहीं ना कहीं पर, तो उसको कोई हार्म नहीं था। उसके बाद फिर वापस आ गया उस दिन रात को। अब रात को जब वो आया वापस, तो उनके घर के जो पुजारी, मंदिर में ही थे पुजारी जी, तो कोई आते हैं, गेट बजाते हैं लोग, तो गेट बजाते हैं तो पुजारी जी को जगाते हैं, तो ये लोग भी उठ के आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि वो एक लड़का है सुरेश, उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई है, और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। उसके पेरेंट्स से आते हैं एक्चुअली कि हमारे लड़के को पता नहीं क्या हो गया है, घर पे आके बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, और हमने उसको एक कमरे में बंद किया हुआ है, वो उसकी बहन को मारपीट कर रहा है, हमसे मारपीट कर रहा है, तो आप जल्दी चलो। तो पुजारी जी जाते हैं, तो ये समझ तो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं पवित्र है। तो इधर से गौरव बोलता है कि मैं भी चलूँ आपके साथ। बोलते नहीं नहीं, पहले मैं देख के आता हूँ, अगर तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा तुमको। तो वो वेट करता है पंडित जी का, वो जाते हैं, वापस से आते हैं, और उसको सारा इंसिडेंट बताते हैं कि उसके अंदर कोई बहुत पावरफुल स्पिरिट आ गई है, और वो बहुत अजीब सा भी, खुद को भी हार्म कर रहा है, सबको हार्म कर रहा है। तो उसने पूछा वो पवित्र है क्या? तो पंडित जी बोलते हैं लग तो ऐसे ही रहा है कि वो है, पर देखते हैं, एक तांत्रिक को बुलाया है जो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो उसने बोला कि पंडित जी मैं चलूँ आपके साथ एक बार? तो उसके पापा बोलते, उसकी जो फैमिली बोलते हैं नहीं नहीं, तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पंडित जी के पास जाता, बोलते हैं पंडित जी आप मेरे को लेकर चलो, अब तो बड़ा हो गया था क्योंकि, तो हो सकता है मैं एक बार कोशिश करता हूँ।
तो उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तो पंडित जी ने समझाया कि देखो साहब, ये 2 दिन से जा भी रहा है उस खंडर में, ये उससे बातचीत भी करा जैसे बताता है, तो इसको वो हार्म नहीं करेगी, आप चिंता करो, साथ में मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि उस लड़के की भी ज़िंदगी का सवाल है। तो वो जाते हैं अंदर, तो वहाँ पहले तांत्रिक पहुँच चुका होता है, तो तांत्रिक होता है, पुजारी होते हैं, गौरव होता है, तीनों वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद वो लोग बोलते हैं कि तांत्रिक घुसरान बोलता है कि ये बहुत शक्तिशाली है और इसके लिए तो मतलब थोड़ा वो करना पड़ेगा। तो गौरव बोलते हैं कि आप रुक जाओ, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। तो तांत्रिक कुछ बोलता तो पंडित जी बोलते हैं कि आप रुक जाओ, ये इसका जो भी कुछ है एक बार इसको चेक करते हैं और देखते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़े। अच्छा, ये जो लड़का था सुरेश, ये गौरव का ही दोस्त था, पहले रहा हुआ है, और इसकी छोटी सिस्टर थी जो इसको भी भैया ही बोला करती थी। तो वो आते ही रोने लग गई बहुत तेज कि भैया देखो, भैया को क्या हो गया है, ये वो। तो वो अंदर जाता है, तो तांत्रिक सब बाहर होते हैं, पुजारी जी उसको अंदर छोड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तुम बहुत तेज़ चिल्ला देना, हम लोग सब अंदर आ जाएंगे। अगर तुम्हारे पास ऐसा लगता है मान लो तुम्हारे पर वो हमला करे या कुछ भी हो। तो अंदर घुसता है, गेट बंद करता है, तो सामने सुरेश बैठा हुआ होता है और उसकी चेहरे पे एक अलग सा डर रहता है और ऐसा लगता है कि वो खुद वो नहीं है। तो अंदर घुसते ही वो बोलता है कि पवित्रा तुम ये क्या कर रही हो। तो सेंस कर गया था कि ये वही है। तो बोलती है गौरव तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको हार्म नहीं कर सकती हूँ, ये तुमको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो बोलता है कि तुमने इसको पजेस क्यों कर रखा है। बोले शायद तुम भूल गए वो दिन जिस दिन तुम और मैं आ रहे थे, और जब मैं आ रहे थे तो इसने मेरी कास्ट को लेकर और मुझको बहुत उल्टा सीधा बोला था। उस दिन तुम इससे लड़ गए थे, और जब लड़ाई तो इसने तुम्हारे पेट में लात मार दी थी और मुंह पे भी, तो तुम्हारा खून निकल गया था और मेरे लिए बहुत गलत गलत बोला था। आज कहीं जाकर मेरे चंगुल में आया है और इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मतलब रिवेंज फॉर्म के अंदर आ गई थी प्रॉपर कि जिसने मेरे लिए गलत बोला है तो उसको उसको तो बदला नहीं लेगी। छोड़ूंगे। हाँ, तो उसने बोला कि देखो तो बहुत पुरानी बात है, बचपने में किसी ने कुछ बोल दिया तुम उसको क्यों लेके बैठे। बोले नहीं, वो एडमेंट थी कि नहीं मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर समझाया कि देखो तुम भी एक लड़की रही हुई हो, इसकी जो सिस्टर है वो मुझे भैया बोलती है, अगर तुमने इसको कुछ हार्म कर दिया तो सोचो इसकी फैमिली का क्या होगा। तो बोलती मुझे इससे कोई मतलब नहीं है किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम चुपचाप यहाँ चले जाओ। तो मैं तुमको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वापस से बोल रही हूँ कि ये तो नहीं बचेगा, लेकिन तुमको मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो बोलता है कि अगर तुम मुझे दोस्त मानती हो तो उस दोस्ती के वास्ते बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, इसको माफ़ कर दो, इसने तुम्हारा उससे ज़्यादा तो कोई नुकसान नहीं किया। तो वो नहीं मानी, तो उसने जाके क्या उसका हाथ पकड़ा सुरेश का, तो उसका जो हाथ था उसको हाथ में ही फोर्स फील हो रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो उसने बोला कि तुम मेरी बात को समझो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप इसकी फैमिली का क्या हो गया, मर गया कुछ हो गया। तो उसने बहुत समझाया उसको, समझाने उसने बोला कि ठीक है तुम हो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो जैसे उसने बोला एकदम से उसका हाथ ढीला पड़ गया और उसके पास में से एक ठंडी सी हवा सी निकली और सब नॉर्मल, सुरेश नॉर्मल हो गया। बहुत ज़्यादा थकान से उसको फील हो गई थी, तो उसको तो लिटा दिया, बाहर निकला गेट से, बोलता है कि अब सब ठीक है। फिर वो पुजारी जी के पास गया, तो पुजारी जी ने पूछा कौन थी, तो वो पवित्रा ही थी, मैंने उसको समझाया है और अब वो चली गई है। तो यहाँ पे जाके ये वाला इंसिडेंट ख़त्म हुआ। तो अब सबको ये पता लग गया कि भाई गौरव जो है ना उसको ये हार्म नहीं करती है। तो वहाँ से वो निकलता है। अब निकलने के बाद अपने घर पहुँचता है, वो पंडित जी साथ में आते हैं। फिर वहाँ पे आके उसके फादर से इनका डिस्कशन होता है। तो उसके फादर को पंडित जी ने सबको समझा दिया कि देखो सर ये जा भी रहा है, इसको कोई हार्म नहीं हुआ है, और वो आज भी जो हुआ है वो लड़का इसी की वजह से आराम से बच पाया है, वरना कुछ भी हो सकता था। तो उसके फादर भी समझते थे। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि देखो गौरव तुम ही हो जो अब उसको मुक्ति दिला सकते हो, तो तुम उससे बात करो और ये देखो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो उसके फादर पहले तो थोड़ा वो रेजिस्ट करे, फिर उनको समझ में आ गया कि ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे अगर गांव में चलता रहेगा तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगले नेक्स्ट डे मतलब वापस से गौरव शाम को वही 5-6 बजे के आसपास वहीं पे जाता है। तो उसको कोई आवाज़ नहीं आती, बहुत देर तक बैठा रहता है। फिर वो वापस से सिगरेट जलाता है। तो जैसे ही सिगरेट जलाता है वापस से उसको आवाज़ आती है कि तुम स्मोक मत करो, मतलब सिगरेट नहीं पीनी है तुमको। उसने बोला मैं पी नहीं रहा था, तुम आई नहीं रही थी तो मेरे को जलानी पड़ी। फिर उसने बोला कि थैंक यू तुमने मेरे कहने पे कल उसको छोड़ दिया सुरेश को, है ना। और तो उसने बोला कि तुमको बीच में नहीं आना चाहिए था। बोलता मैं बीच में नहीं आता, लेकिन तुमको पता है कि उसका इतना बड़ा कोई वो था नहीं, वो तो जो पास था वो हो गया, उसको छोड़ना था, और उसकी फैमिली का क्या होता है इसलिए। तो ऐसी बातचीत हुई उनके बीच में। फिर वो बोलता है कि मैं इतने दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ लेकिन मैं तुमको देख नहीं सकता, मेरे को तुमको देखना है। तो बोलती कि तुम मुझे देख पाओगे लेकिन जब सही टाइम आएगा। तो बोलता सही टाइम कब आएगा। तो पूछती कि तुम कितने दिन और हो यहाँ पर। बोलते कि मैं 4 दिन और हूँ।
बोले ठीक है, तुम आज रात को 8 बजे के बाद आना, फिर तुम मुझे देख पाओगे, लेकिन सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो, कोई और नहीं देख पाएगा। तो बोलता है ठीक है। बोलते तुम अभी जाओ और करीबन 8 बजे के बाद ही वापस आना। तो 8 बजे के बाद वापस आता है, अंदर पहुंचता है, बिल्कुल अंधेरा, तो बैठता है वहाँ जाकर, थोड़ी देर बैठ के फिर वापस से बातचीत शुरू होती है। तो बातें करते करते अचानक से उसकी आंखों के सामने एक लाइट आती है वाइट कलर की, और थोड़ी देर के अंदर वो लाइट पूरा उसकी फ्रेंड का फॉर्म ले लेती है, जो लास्ट टाइम उसने उसको देखा हुआ था उसी फॉर्म के अंदर। तो उसको देखते वो रोना शुरू कर देता है, रोते रोते बहुत देर तक रोता है, फिर अपने आप को संभालता है, फिर वो बातचीत करते हैं आपस में। तो उससे बोलता है कि मतलब तुम्हारी जो जगह है मतलब मेरी लाइफ में, वो एम्प्टीनेस तो हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड रही हो और उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, मतलब तुम क्या चाहती हो जिससे तुम्हारा, तुमने जो करना था वो कर लिया, रिवेंज ले लिया, अब इस तरह से बाकी गांव वाले डर डर के जिए और हाँ, मुझसे अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो ये सब बात पंडित जी ने उससे कही थी कि तुम ये पता करो कि उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो ना, वो एटर्निटी के लिए यहीं पे ट्रैप्ड रह जाएगी। तो उसने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो जगह है जहाँ ये घर है इसको हटा कर यहाँ पर एक चिल्ड्रंस पार्क बना दो, और ये हर कास्ट के बच्चों के लिए ओपन रहना चाहिए। मतलब ये जो कास्टिज्म वाला सिस्टम है इसको आप थोड़ा सा वो डाइल्यूट कर दो, कि गांव के अंदर उसने बहुत इस चीज़ को झेला है और वो आगे जनरेशन्स में ये चीज़ को झेलना नहीं चाहती है। तो उसने बोला ठीक है, ये काम तो मैं करवा दूंगा। तो बोलते बस इतना सा करवा दो और उसके बाद आई विल बी हैप्पी। तो बोलता है लेकिन फिर तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। तो बोलती है हाँ, जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन जब तक ये होगा तब तक तो तुम मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हारे पास तो मैं हमेशा हूँ और तुम्हें लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं हूँ। तो ऐसा उनका डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा। फिर वापस उन्होंने बोला कि अब तुम चले जाओ, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, अगर पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से बातचीत क्लोज़ करके वो निकल गए। अगले दिन पुजारी जी, इनके पापा, सब ने बैठ के डिस्कशन किया कि वो ये चाहती है। तो सब ने बोला कि ठीक है, यही काम करते हैं। उसके पापा ने गवर्नमेंट से परमिशन ली, पैसे कैसे इशू था नहीं, और गाँव वालों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो पार्क का काम शुरू हो गया। तो जिस दिन पार्क का काम शुरू हुआ, दिन के अंदर भी पवित्रा वहीं सामने खड़ी थी, गौरव को देख के मुस्कुरा रही थी, मतलब उसको दिख रही थी और किसी को नहीं दिख रही थी। 1 साल तक उस पार्क का काम चला। 1 साल के बाद जब पार्क का इनॉग्रेशन था तब भी गौरव वापस आया वहाँ पर, और वहाँ पे उस दिन पवित्रा बहुत खुश थी। उसने उससे बातचीत की, उसको बताया कि ये बहुत अच्छा हो गया है, और फिर इनका डिस्कशन हुआ। फिर उसने बोला कि ये तो हो गया है, लेकिन अब तुम? तो बोलते कि अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है, इतने जल्दी नहीं जा सकते, इतनी जल्दी शायद हो सकता मुक्ति वगैरह कुछ होगा, उसका प्रोसेस नहीं मिल रहा होगा। तो बोला तुम जब भी आओगे मैं यहाँ रहूँगी, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद तो मुझे जाना ही होगा। तो उसने बोला कि लेकिन तुम चली जाओगी तो फिर मैं क्या करूँगा? तो बोलते कि जब तुम 30 साल के होगे ना तो तुम्हारी लाइफ में मैं वापस आऊँगी। हाँ, जब तुम्हारी एज 30 साल हो जाएगी तब तक तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत है तो मुझे याद कर लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगी, या तुम यहाँ होगे तो यहाँ तो मैं हमेशा हुई, ऐसा उसने कहा। तो जब भी वहाँ जाता था वो उसके साथ बैठ के बातें किया करता, वो दोस्त की तरह वो बिल्कुल रहा था। फिर वो वापस आया, कॉलेज वगैरह उसने अपना कंप्लीट किया, उसकी एक जॉब वगैरह लगी एमएनसी में। 28 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। तो अपनी वाइफ को लेकर वो वहीं गया। उसने सब कुछ बता रखा था उसको पवित्रा के बारे में। तो वो दिन जब वो पहुंचा, उसने उसको देख के वो खुश हुई और बोलती कि आज मेरा टाइम आ गया जाने का, अब आज का मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी कभी भी। तो ऑब्वियसली वो रोने लग गया कि ऐसा कैसे सकते। बोलते बस ये लास्ट था मेरा, अब हमेशा के लिए बाय बाय है। फिर चली जाती है, उसको दिखना बंद हो गई थी। फिर 2 साल के बाद उनको एक बेटी होती है 30 साल की उम्र में, और फिर पवित्रा, और उसका नाम भी उन्होंने पवित्रा रखा हुआ है। अच्छा, यूपी का है ये इंसिडेंट। तो एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था, और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग, हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए, और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते, होता ही घर में एक ऐसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था, एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया कि साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे ज़्यादा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था
उसका नाम था रॉकी। तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत मतलब ऐसे लगा साल 1.5 साल इनका रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या ऐसे ये अपनी वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन, मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ, ठीक है। आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं, ठीक है। अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया, डार्क वेब से, इधर से उधर से टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया, इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप। वो पेक्कड़ बन गया पूरा दबा के। हाँ। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, पर वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर। तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया। तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों के डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया, रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है, और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा, और उसके पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद है कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया। बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे। तो इस तरह से अरेंज किया। फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी के दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए, ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों, क्या हो गया मेरे को? बोला तो किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तूने कब से शुरू कर दी, और तो क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे होते, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है। तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, ये चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन। तो फिर वापस से कानपुर गया ये, फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था, पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया, और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है।
कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। फिर से? वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरु से, सबको पता करा के वो पूरा प्रोसेस सीख सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको वो करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले कि यार हम लोग वहाँ, सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अच्छा, शाम को दिवाली का टाइम था तो रॉकी आया, घर पे आया तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो? तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोले अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटे बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आया था, तू चेक कर। तो अब वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वही पास पास अटैच वाले घर थे। तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त है, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गए, बोले यार ऐसी सी बात है। तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए। छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिस पे से वो लड़का रोज़ कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज़ कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे। नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर, आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे, ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड ऐसे बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके। तो आया ना, आके उसको उठाया तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब? तो थोड़ा सा सक पाया, पर बिल्कुल ऐसा उसको नशे की दवाई दे दी हो किसी ने, उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिए। और जैसे उसने जलाना शुरू किए उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, पर वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ वाफ किया बढ़िया से, देखा कि हाँ सीरियस नहीं है, नशे में है, क्योंकि विस्की विस्की पी ली उसने बहुत सारी। तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा, इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोले और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो। जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है, गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया सारे लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला, तो रॉकी बोला मेरे को ना कल घर में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तेरे जो करना है कर, ठीक है। अब इस दिन से, मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हुआ तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी, धीरे 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 धीरे, मतलब मैनिफेस्टेशन चल रहा था।
तो शायद 20-25-30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल, आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से। उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, मतलब कच्चा, वो वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन की बात है, उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है उसको, बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, उसको कि प्यार से उसके पास बैठती है, उसको गले लगा बोलती है कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबरा ऐसा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था, उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ इसके थोड़े दिनों बाद ही, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गए चलते चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये औरतों को ही करती है। वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा, यू आर द प्रॉपर्टी। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। पर अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया, तो ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं, अब वो ये प्रार्थना करता था कि चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ उसके साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध। तो वहाँ गए वो, वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की। तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बोले वो मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना, और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताया ना। तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। तो आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज़। रोज़ मोस्टली सबके। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है, पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब, ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्त का उसने नाम बोला। पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ, उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है। तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे कैसे। 15वें दिन वो गुरुजी आए। अच्छा वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे, और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे। तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए सीधा जाके उन्होंने चाहता रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें। तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे। इधर अंदर रूम में 3 लोग थे और गुरुजी थे, और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए। तो करीबन आधा घंटा, ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को, वो बैठ गया वहाँ। और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है, और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है।
और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए हैं। दिस इज़ वॉट ही टोल्ड, लाइक तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर, नीचे ऊपर दीवारों पे सब जगह वो भाग रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है न, बस निशान चलते जा रहा है, निशान चलते जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया। अब एकदम से पहले 2 पैरों के निशान थे, अब एकदम से वो 6 पैरों के निशान हो गए, मतलब 2 की जगह 1 की जगह 3 लोग भाग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि 2 आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो कोई उन्होंने और 2 एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अभी जो लड़ाई मारा पीटी की पकड़ के उसको, फिर उसको लेके जा रहे, आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो घसीट के, जबरदस्ती घसीट के ले जाते हो। तो नीचे उतरे, वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की। तो एक नारियल लिया, वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली, उसके माथे पे लगाई, वो नारियल को तलवार से काटा, उसके अंदर डाला। फिर करीबन 15-16 घंटे तक वो हवन चला और वो 15-16 घंटे तक सारा प्रोसेस चलता रहा। घर वाले सब वहीं के वहीं थे। फिर जाके लड़का थोड़ा स्थिर हुआ, शांत हुआ, उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गया है। फिर उसको ऊपर लेकर गए, फिर उसको समझाया, अकेले में बात की उससे, 7-8 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे गुरुजी। पूजा वूजा खत्म हो गई ना, उसका थोड़ा रेस्ट करवाया। फिर शाम के टाइम वापस पहुँचे, उससे बोला बेटा क्या किया था तूने? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे किया था। बोले तूने गलती कर तो लिया, अब दोबारा मत करना, ठीक है ना। और अब इन सब चीज़ों दूर है ना, रोज़ तेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है सुबह शाम, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि तू इससे मुक्त हो गया है, तेरे को समय लगेगा। उन्होंने कुछ बना के भी दिया, उसको धागे वगे तक वो बांधे और बोले जीवन में अब कभी दोबारा ये काम मत करना। आज अगर मैं नहीं होता ना तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।